नमस्ते हमारे प्यारे भाई। आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है। इस बार वैकेंसी बहुत बढ़िया है। और देखिए मेरे भाई, इस एग्जाम में कंपटीशन बाकी एसएससी के एग्जाम के मुकाबले कम होता है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी जाती है मेरे भाई, है ना, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है वो बहुत कम बच्चों के पास होता है। तो अगर आप मन से पढ़ें मेरे भाई, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, तो अभी इतना समय है कि आप आराम से बिल्कुल ग्रीन सिग्नल के साथ दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस को हथियार बनाना पड़ेगा, जिसमें आप प्रीवियस ईयर पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें। इसमें गणित के भी सवाल पूछे जाएंगे जो बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे, जिन्हें आप 100% एक्यूरेसी के साथ पेपर में सही करके आ सकते हो। लेकिन आप बढ़िया सवाल लगाओ तो सही। बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है मेरे भाई कि वो सभी लेटेस्ट एग्जाम के सवाल ढूंढे, मोबाइल में पीडीएफ खोले, फिर उसमें से पुलिस लेवल के सवाल खुद से प्रैक्टिस लगाए, या किताब खरीदे मेरे प्यारे भाई, उसको पूरा बनाए। बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एज ए टीचर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मेरे पास एक पूरी टीम है, तो मैं रिसर्च करके मेरे प्यार में बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस सेट आपको करवाता हूं, जिससे आपका समय बहुत बचता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना है, वर्दी पहननी है वाकई में, तो ये आपको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, और सिलेक्शन लेने के लिए ये सारे सवाल आपको लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई सॉल्व करा रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पहला प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं दूसरे चैनल पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। आज के बाद जितना भी रेलवे से रिलेटेड कंटेंट है, रेलवे का सारा कंटेंट, स्टेट एग्जाम में पुलिस वगैरह का जो भी कंटेंट होगा, वो सभी का सभी इसी चैनल सिलेक्शन वे पर आएगा। तो सब बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। इसी पर मैं सारी क्लास दिल्ली पुलिस के या किसी भी पुलिस स्टेट एग्जाम की डेडिकेटेड रखूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो, अगर आप हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर जाओगे तो मैंने मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं उन सबके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट यहां पर फ्री डाल दिए हैं। आप यहां से जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ये मैं आपके एग्जाम तक करवाता रहूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए मेरे प्यारे भाई। एग्जाम तक मैं आपके दिल्ली पुलिस के 30 40 50 प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा समय भी इतना नहीं लगता और आपका फायदा बहुत ज्यादा होता है मेरे प्यारे भाई। पूरा रिवीजन आपको एक जगह इकट्ठे अगर आधे घंटे के भीतर हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और इस क्लास को चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, कांस्टेबल की, ड्राइवर की, दिल्ली पुलिस एसआई की, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, पुलिस लेवल के, जीडी की, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत फायदेमंद है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व करना, मजा आएगा आपको सवाल करने में। पहला सवाल, आकाश ने एक वस्तु को 21% लॉस पर बेचा। अगर उसने 8% कम में खरीदा होता और 198 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। सवाल है, फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का सीपी के बहुत फेमस सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस में, इफ वाले पैटर्न से मेरे प्यार भी। लाइन पढ़िए, आकाश ने एक आर्टिकल को 21% लॉस पर बेचा। बचे सीपी है और ये रहा एसपी। मान लो जैसे किसी वस्तु का सीपी है 100, आकाश ने 21% लॉस पे बेचा, 100 में से 21 का लॉस हो, 100 में से 21 घटे, तो आकाश ने बेचा कितने में? 79 में बेचा। ये हो गया। अगर उसने 8% कम में खरीदा होता, वस्तु का सीपी 100 है, 100 से 8% कम यानी कि कितना? 92। अगर आकाश ने 92 में खरीदा होता और 198 रुपीज ज्यादा में बेचता, 198 रुपए ज्यादा में बेचता, 198 रुपीज अधिक में बेचता, तो आकाश को 5% का लाभ होता। भाई अब आकाश ने खरीदा कितने? 92 में। अगर 92 पे 5% का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 92 का 10% 9.2, 9.2 का आधा 4.6, तो 92 में 4.6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 96.6। यानी कि अब सामान 96.6 में बिकेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पहले सामान 79 में बिक रहा था, अब वही सामान 96.6 में बिकेगा। तो यानी कि सामान कितने ज्यादा में बिका? घटाइए। आप बोलोगे सर ये घटाने पर आ जाएगा यहां पर 17.6।
सामान अब 17.6 यूनिट ज्यादा में बिकेगा, जबकि सामान बिका कितने में, 198 रुपए अधिक में बिका, तो 17.6 की वैल्यू 198 रुपए के बराबर है। क्लियर, यहां से डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। बच्चों ये 22 से कट रहा है, 22 अट्ठे 176 और 22 निम्न 198, 8 की वैल्यू 90 रुपए, 8 की जो वैल्यू है वो 90 रुपए आ गई। आप बोलोगे आंसर, अगर 8 की वैल्यू 90 रुपए तो 1 की वैल्यू है 90/8। आपसे क्या पूछेगा, आपसे 100 की वैल्यू पूछे तो 100 से गुणा कर देंगे, 9000/8 रुपए आ गया भाई वस्तु का सीपी। सीपी तो पूछा क्रिय मूल्य, 8000/8 1000 हो जाएगा, 1000/8 125, यानी कि 1125 रुपए इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। बताइए कितना सरल सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको 100 मान के वाला सवाल बनाना है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 2, पी सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करता है 72 सेकंड में, क्यू राउंड एक कंप्लीट करता है 45 सेकंड में। अगर वो सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो पूछा है सवाल में कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर ये दोनों लोग एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। भाई पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं उसकी लंबाई क्या है। अब लंबाई x मान के तो करेंगे नहीं ना, यहां पे आपको स्पीड पता है इनकी, ना सर्कुलर ट्रैक की लंबाई पता है। तो आप ये मान लीजिए मेरे भाई एक ऐसी संख्या जो 72 से भी कटे और 45 से भी कटे, इनका एलसीएम 72 45 का एलसीएम सबको पता है 360 मीटर। मैंने मान लिया कि माना सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है 360 मीटर है, माना सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 360 मीटर है, ये मैंने मान लिया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब P जो है एक राउंड कंप्लीट करता है 360 मीटर का 72 सेकंड में, तो P की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। ये P की स्पीड आ जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ऐसे ही Q जो है 360 मीटर का एक चक्कर मारता है 45 सेकंड में, तो Q की स्पीड कितनी आ जाएगी, 360/45 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। सवाल में पूछा अगर वो एक साथ सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी है 360 मीटर, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं मेरे भाई एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी s1 माइनस s2, s1 माइनस s2 यानी कि 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 360/3 यानी कि 120 सेकंड। डायरेक्ट इस सवाल का आंसर आगे, बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पे तीसरा करेक्ट है। तो कोई वैल्यू एज्यूम करके सवाल कर लीजिए मेरे प्यारे, भी बढ़िया रहेगा। सवाल नंबर 3 देखो, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के पेपर का पूछा हुआ है, बनाओ। जब 5542 5755 6181 को एक लार्जेस्ट नंबर x से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में सेम रिमाइंडर आता है। सवाल यह पूछ रहा है कि x का मान किनके बीच में है, बताइएगा। x वो सबसे बड़ा नंबर है, x वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे इन तीनों संख्याओं को ही अगर हम डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आता है। x की वैल्यू कैसे आएगी, कभी भी इस तरह का सवाल आए आप दो दो संख्याओं का पेयर बना के उनका डिफरेंस लो। 5755 में से 5542 घटाओ, 5 में से 2 गया 3, 5 में 4 गया 1 और ये आ गया 57 में से 55 213। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 6181 में से आप लोग 5755 घटाओ, 11 में से 5 गया 6, 7 ये 2 और ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 4, 426। ठीक है, फिर ये इन दोनों का पेयर बना के घटाई, 6181 में से 5542 घटाओ तो 11 में से 2 गया 9 और ये आपका 3 हो गया और उसके बाद मेरे भाई 61 माइनस 55 यानी कि 6। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस ले लिया। अब इनका आप निकाल लीजिए HCF, इनका आप HCF निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर देगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पुलिस में एजिटिज आए हुए हैं। अब इनका HCF निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि 213 का पहाड़ा है, 213 कम 213 दूनी 426, 213 तिया 639 यानी कि इनका HCF 213 ही आ जाएगा। 213 x की वैल्यू आ गई तो 213 का मान किसके बीच में, 200 और 220 के बीच में, ए ऑप्शन।
आगे चलेंगे, सवाल नंबर 4। ये बताइए, दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरे से 170 मीटर अधिक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को 16 सेकंड में और सेम डायरेक्शन में चलती हुई 36 सेकंड में पार करती हैं। अगर स्लो स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई 35 किलोमीटर पर आवर है, तो सवाल में आपसे पूछा फास्टर स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यह आपसे पूछा है, बताइए। करो, कैसे करेंगे सवाल। यहां पे आपको दो केस दिए हुए हैं, दो केस दिए हुए हैं मेरे भाई, कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 16 सेकंड में क्रॉस करती हैं। दूसरा केस कि भाई जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती हैं। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलें, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करेंगी। दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2, यानी कि डिस्टेंस सेम होगा। चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस सेम रहेगा L1 प्लस L2। अगर डिस्टेंस सेम है तो सब बच्चों को पता है स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। आप मुझे बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में जब दो ट्रेन चलेंगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन चलेंगी तो कितना टाइम लगता है, 16 सेकंड का टाइम लगता है, 16 सेकंड का। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चलते तो कितना टाइम लगता है, 36 सेकंड का समय लगता है, 36 सेकंड का। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो कितना है, 4 चौक 16, 4 नाम 36 से टाइम का रेशियो है। अपोजिट और सेम डायरेक्शन में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो 4-9 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 4/9 का उल्टा 9/4, 4/9 का उल्टा 9/4। ये अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। माना दोनों ट्रेन की स्पीड जैसे S1 S2 है और S1 आपका फास्ट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, S1 प्लस S2, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगी भाइयों S1 माइनस S2, और इनका रेशियो कितना है, 9/4। तो क्या यहां से दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते आप S1/S2? कैसे निकालोगे, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगा के। क्या आ जाएगा, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाओ, 9 + 4 13/9 - 4 5। S1 से S2 का रेशियो आ गया 9 + 4/9 - 4। यहां पे मेरे भाई स्लो ट्रेन की जो स्पीड है, यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। स्लो ट्रेन की जो स्पीड है 5 की वैल्यू 35 किलोमीटर पर आवर है, 7 गुना। तो फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है 13 की वैल्यू भी 7 गुना आ जाएगी, 13 सत्ते 91 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। इस तरीके से सवाल करना, ये एक स्टेप का होने वाला क्वेश्चन है। आगे चलो, सवाल नंबर 5 बताएंगे। 4% की दर से 3 साल के CI और SI का डिफरेंस 228 रुपए है, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत फेमस और बहुत वायरल सवाल है, ध्यान से सुनेगा। सवाल में आपको 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस दिया है। कभी भी 3 साल के CI SI के डिफरेंस का सवाल आए, ये गोल्डन रेशियो याद करो, 3:3:1। यहां से जो कैलकुलेशन आएगी वो 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस होगी। जो कैलकुलेशन यहां से आएगी, आप बोलोगे हां जी सर। ब्याज की दर कितनी है, 4% पर एनम। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। 1/25 तो बटे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो हमें ना 4% 1/25 1/25 1/25 करना पड़ेगा 3 बार। तो हम लोग क्या मानते हैं कि भाई 1/25 आ रहा है, तो हमने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। कि मान लो प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, माना प्रिंसिपल 25 क्यूब है, 25 का क्यूब। आप इसका 4% करते जाओ, 25 क्यूब का 4% यानी कि 1/25 क्या होगा, 25 क्यूब का 1/25 करेंगे 25 का स्क्वायर। 4% निकालते जाओ, 25 स्क्वायर का 1/25 करेंगे 25, फिर 25 का 1/25 करेंगे 1। ये आ गया मेरे भाई, और इनकी मल्टीप्लाई, ये आ गया 25 या 75, एक एकम 1 76, यानी कि 75 और 1 76, तो 76 होगा। किसी को कोई डाउट? यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है,
प्रिंसिपल 25 क्यूब है, तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 76 होगा, और सवाल के अकॉर्डिंग 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है 228 रुपए। तो 76 की वैल्यू 228 रुपए, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये साफ साफ दिख रहा है 3 गुना। ये 3 गुना है, अगर 3 गुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 25 क्यूब का 3 गुना होगा। ठीक है भाई, 25 का क्यूब 15,625 होता है, और 15,625 का 3 गुना, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात खत्म, जो कि कितना है? 46,875 रुपए हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आई बात? बोलो हां। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और स्मार्ट मेथड बताता हूं, वो जो कभी फेल नहीं होंगे। चाहे कैसा भी डाटा आ जाए, किसी भी लेवल का सवाल आ जाए, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए मेरे भाई। ठीक है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। जो मुझे इंफॉर्मेशन देनी है स्टार्टिंग में मैंने बता दी, फिर बीच में सीधे सवाल होते हैं मेरे भाई। सवालों को करो और घर को जाओ। सवाल नंबर 6। एक वेंडर 44 लैपटॉप बैग खरीदता है 48,884 में, और उन्हें बेचता है 28 बेचता है 35,252 के। कितने लैपटॉप बैग उसे खरीदकर बेचने चाहिए कि जिससे वो 6956 का प्रॉफिट बना सके? बहुत बढ़िया। चलो देखो भैया, बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। एक सेलर जो है 44 लैपटॉप बैग खरीदता है 48,884 रुपीज में। अगर 48,884 रुपए में 44 लैपटॉप बैग खरीदे, तो एक लैपटॉप बैग का सीपी कितना? डिवाइड कर दो। 44 से कम 44, 4 44 से कम 44, 4 44 से कम 44, 44 से कम 44, यानी कि 111 रुपीज। ये एक लैपटॉप बैग का सीपी आ गया। जब वो बेचता है मेरे प्यार में, तो 28 लैपटॉप बैग बेचता है 35,252 रुपए में। 35,252 रुपए में वो 28 लैपटॉप बैग बेचता है। तो एक लैपटॉप बैग का सेलिंग प्राइस क्या होगा? डिवाइड कर दो। 28 से कम 28, 7 2 28 दूनी 56, बचेगा कितना? 16 165, 28 पंजे 140 और 25 252, तो 28 निम्मा आ जाएगा ना भैया। यानी कि एक लैपटॉप बैग 1111 का वो खरीद रहा है और बेच रहा है 1259 का। तो हर लैपटॉप बैग पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? घटा दीजिए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। 9 में से गया 8, 5 में से गया 4। ठीक है भाई, ये आ गया, और ये आ गया 148 रुपीज। हर लैपटॉप बैग पे 148 रुपए का मुनाफा हो रहा है उसे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं। सवाल में कह रहा है अगर 6956 का टोटल प्रॉफिट कमाना है तो कितने बैग खरीदकर बेचने चाहिए? एक लैपटॉप बैग पे 148 रुपए का प्रॉफिट है, तो 6956 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीद के बेचने पड़ेंगे? डिवाइड कर दो। तो एंड में जीरो तो नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल भी। यहां पर अब 148 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 148, 150 चौका 600 होता है, 695, यानी कि 40 से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है तीसरा, 47। समझ में आ गया? कितना जबरदस्त सवाल है। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। सवाल नंबर 7। इन व्हाट टाइम 9600 बिकम्स 11094 एट 7.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 9600 रुपए 7.5% ब्याज की दर से कितने साल में 11,094 रुपए हो जाएंगे? ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त। देखो, आप इस सवाल को अप्रोक्स कैलकुलेशन से भी कर सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हो, जो आपको तरीका पसंद है वैसे कर लीजिए। ब्याज की दर कितनी है? 7.5%। मैं आपको बिल्कुल मेथड बता देता हूं जो कभी आपको धोखा नहीं दे रहा। ब्याज की दर 7.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/40, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40। अगर ब्याज की दर 7.5% है तो इसका मतलब 3/40, यानी कि एक साल में 40 पर 3 ब्याज मिलेगा, तो एक साल में आपका पैसा 43/40 गुना हो जाएगा हर एक साल में। क्लियर है? बोले कितने टाइम में 9600 रुपए, कितने टाइम में 9600 रुपीज 11,094 बन जाएंगे? 11,094 बन जाएंगे मेरे भाई, ये बताइए आप लोग। तो आप बताओ, 9600 रुपए का प्रिंसिपल 11,094 रुपए बन गया, तो कितने गुना हो गया? किससे कटेगा? ये 6 से कटेगा मेरे भाई 1600 बार, और 6 से जरूर कटेगा। 6 एकम 6, 5 0, अभी 6 48,
6 चौक 24, 6 निम्मा 54। अब देखो 1600 नीचे किसका है 40 का वर्ग, 1849 किसका है मेरे प्यार भी 43 का वर्ग, यानी कि आपका पैसा 43/40 का स्क्वायर हो गया। 43/40 का स्क्वायर हो गया। हर एक साल में आपका पैसा 43/40 गुना हो रहा है, तो 43/40 की पावर 2 होने में 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि कितना समय लगेगा 2 साल का समय लगेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। बात खत्म। अप्रोक्स भी कर सकते थे कि 9600 रुपए जो हैं आपके पास 11,094 रुपए हो गए, 9600 रुपए, यानी कि लगभग आपको 15% से ज्यादा का ब्याज मिला है। आप निकाल लो, लगभग 15% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिला। अगर ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है कि नहीं, अगर ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है तो इसका मतलब यह हुआ कि 15% के करीब आपको ब्याज मिलेगा 2 साल में, जब आप 7.5 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे। तो यह तरीका है अप्रोक्स मेथड, दोनों आपको आने चाहिए। आइए 8वां सवाल। गोपाल ने, बहुत फेमस सवाल है, बहुत बहुत फेमस सवाल। गोपाल बॉट 51 बुक्स एट 1120 रुपी पर बुक फ्रॉम वन शॉप एंड 45 बुक्स एट 920 पर बुक फ्रॉम अनदर शॉप। एवरेज प्राइस बताना है जो उसने पर बुक के लिए पेड किया है। देखो इस सवाल को तो आप डिजिटल सम से भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी अप्रोक्स आंसर आते हैं, ज्यादातर वहां नहीं होता, तो आपको मेथड पहले आना चाहिए। गोपाल ना, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, डेविएशन जो कभी धोखा नहीं देगा। गोपाल एक दुकान में गया, गोपाल ने 51 किताबें खरीदी और पर बुक का प्राइस है 1120 रुपए पर बुक। दूसरी दुकान के में गया, वहां से उसने 45 किताब खरीदी और एक बुक का प्राइस है 920 रुपए पर बुक। तो आपसे पूछा है एवरेज कॉस्ट बताओ पर बुक, सारी किताबों का एवरेज कॉस्ट आपको बताना है, यही है ना। तो 51 और 45 का आप क्या ले लेंगे रेशियो, किससे चला जाएगा 3 से, 3 से 51 आपका चला जाएगा 17 बार और 45 चला जाएगा आपका 15 बार, ये है ना, ये आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1120 है, ये 1120 रुपए पर बुक खरीदिए, 920 रुपए पर बुक खरीदे, तो 1120 को आप ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 920 प्लस 200। 1120 को आप ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख तो सकते हैं, बस यही तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई इन बुक का प्राइस भी 920 है, दूसरी दुकान से जो खरीदी गई उनका एवरेज, उनका प्राइस भी 920 है, तो 920 पर बुक तो प्राइस है ही है, प्लस यहां 17 बुक का 200 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है, 17 बुक्स का 200 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सब में बटेगा, सारी किताबों में डिवाइड हो जाएगा। टोटल किताबें हैं कितनी 17 प्लस 15 32। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये आपको पता ही 8 से चला जाएगा 25 बार और 8 से चला जाएगा 4 बार, ठीक है जी। तो 920 प्लस 17 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 17 की 25 में गुणा करेंगे तो 425 आएगा। 425 को अगर 4 से भाग देंगे 100, 106.25, तो 920 में अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 1026.25 इस सवाल का आंसर आएगा, पहला ऑप्शन। बताइए समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम आसान सवाल था। आगे चलेंगे। किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने की बजाय गलती से 7/5 से गुणा कर दिया जाता है, इस गलती के कारण कितना जो है रिजल्ट में चेंज आया। बहुत फेमस सवाल है, आता ही आता है। देखो हमें एक संख्या को 3/2 से गुणा करनी थी सही, लेकिन हमने गलती कर दी तो भैया 7/5 से गुणा कर दी गलती से, तो आंसर में फर्क आ जाएगा ना। ये पूछा है कितने % का एरर आएगा, अनट गलती कर दी भाई, 3/2 से गुणा करने की वजह 7/5 से गुणा कर दी। डायरेक्ट ट्रिक भी है इस सवाल की, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था 15, तो आपका आंसर आया 14। 15 आंसर आना चाहिए था, आपका 14 आंसर आया, यानी कि आंसर में एक की कमी होगी 15 पर, 1/15। 1/15 का मतलब परसेंटेज में 6.66%, पहला ऑप्शन आ जाएगा। इतने की आप में आंसर में एरर आ गई, ये बताइए। सवाल नंबर 10 करो। प्रेम एक काम को 112 दिन में कर सकता है, बेन यह काम 90 दिन में कर सकता है। प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिन के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए जिससे कुल काम 56 दिनों में खत्म हो जाए।
बहुत फेमस सवाल है टाइम एंड वर्क का। गलती है कि बच्चे ऐसे बड़े बड़े सवाल को भी एलसीएम मान के करते हैं और वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना। सोचो मैं आपको ऐसा तूफानी मेथड बताऊंगा कि आपका काम उड़ के हो जाएगा मेरे भाई, सेकंड में सवाल निपट जाएगा इतना बड़ा। प्रेम एक काम को 112 दिन में कर सकता है, बेन 90 दिन में कर सकता है। ठीक है, प्रेम ने अकेले काम शुरू किया। मान लो कि भैया आपका प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद, यहां पे कुछ दिन के बाद बेन भी आ गया है ना, प्रेम के साथ अब बेन भी शामिल हो गया और पूरा काम हुआ कितने दिन में, जिससे कुल काम खत्म हुआ 56 दिन में। पूरा काम 56 डेज में समाप्त हुआ है। तो सवाल में यही पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद बेन को उससे जोड़ना चाहिए। भाई बेन इतने दिनों बाद जुड़ा है, प्रेम ने अकेले काम किया इतने दिनों तक, इतने दिनों के बाद बेन जुड़ा है, यही टाइम आपको निकालना है। अब बताइए, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो बेन बीच में से काम ज्वाइन कर रहा है, प्रेम तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है। प्रेम ने तो पूरे के पूरे 56 दिन काम किया है, प्रेम ने तो पूरे 56 दिन काम किया, तो प्रेम ने काम किया कितना होगा। भाई प्रेम काम कर सकता है 112 दिन में, प्रेम 112 दिन में काम पूरा कर सकता है, एक दिन में करेगा 1/112। तो प्रेम 56 दिन में कितना काम करेगा, 56 से गुणा यानी कि आधा। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेम ने आधा काम किया है। बोलो हां, प्रेम ने आधा काम किया है। आप बोलोगे जी सको कि प्रेम पूरा काम करता है 112 दिन में, 56 दिन में प्रेम ने कितना काम किया होगा, आधा। अगर प्रेम ने आधा काम किया है तो बचा आधा काम किसने किया होगा, बेन ने किया होगा। बेन जो है पूरा काम कर सकता है 90 दिन में, तो बेन आधा काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि बेन ने 45 दिन काम किया है, 45 डेज। तो बेन ने ये जो है ये प्रेम के साथ मिलकर ये 45 दिन काम किया है। लेकिन 45 दिन आंसर नहीं, क्योंकि पूछा है कि बेन कितने दिन के साथ बाद जोड़ना चाहिए। टोटल काम अगर 56 दिन में हुआ है और बेन ने आखिरी ये 45 दिन काम किया है, तो बेन कितने दिनों के बाद जुड़ा है मेरे भाई, 56 में से आप लोग 45 घटा देंगे तो सीधा आंसर दिमाग में आ गया आपका 11 दिन। ये आंसर गजब का सवाल है। ऑप्शन नंबर है यहां पर सी वाला। बताइए क्या तरीका है करने का। ये बेस्ट मेथड है, आपको एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ेगा। आइए अगला सवाल। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। देखो तार, हर तार में एक प्रतिरोध होता है जो उसमें जो करंट बहती है उसका विरोध करता है। तो तार का जो रेसिस्टेंस है मेरे भाई, जो किसी भी तार का प्रतिरोध है, सवाल में यह बोला गया है कि उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो तार की जो रेडियस है, सर्कुलर तार है ना, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आएगी बात। आप बोलोगे हाँ सर, यहां तक हो गया। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, अब दो वायर है सेम मटेरियल के, दो वायर सेम धातु के हैं, उनके रेसिस्टेंट 2:3 के रेशियो में है, उनकी रेडियस 8:7 के रेशियो में। अगर पहले वायर की लंबाई 128 सेंटीमीटर है तो दूसरे वायर की लंबाई क्या होगी। एक बात बताओ, अगर दो तार जो है मेरे प्यारे भाई सेम ही मेटल के बने हुए हैं, ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा, सेम मेटल के, उनके रेसिस्टेंस का रेशियो आपको यहां पे दिया है 2:3, तो रेसिस्टेंट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करिए ना। पहले और दूसरे तार के जो रेसिस्टेंट है उनका अनुपात है 2:3, इसके बराबर होगा, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले तार की लंबाई 128 सेंटीमीटर है, दूसरे तार की लंबाई आपको नहीं पता, निकालनी है। रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रेडियस के स्क्वायर का उल्टा रेशियो लेना है। अब दोनों तार की यहां पे जो रेडियस है उनकी रेडियस का रेशियो कितना है, 8:7। 8:7 का उल्टा लेना है मेरे भाई, यहां पर 7/8, 7/8 इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्लियर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है उल्टा रेशियो। दोनों तार के प्रतिरोध का अनुपात 2:3 है, लंबाई का रेशियो, पहले तार की लंबाई 128 है, दूसरे की निकालनी है, रेडियस का रेशियो 8:7 है, रेडियस के रेशियो का उल्टा 7:8 स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 8 का स्क्वायर 64, 49 बटे कितना आ गए, 64 आ गया। अब आप देखो 64 दूनी 128, 2 से 2 आपका कट गया, तो तार की लंबाई आएगी, दूसरे तार की लंबाई 49 दिया 147, यानी कि 147 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। आइए अगला सवाल।
108 आदमियों के ग्रुप में मेल फीमेल का रेशियो 5:4 है। ठीक है, मेल की एवरेज हाइट 158.7 है, महिलाओं की x है। अगर सभी व्यक्तियों की यानी कि सारे मेल फीमेल की एवरेज हाइट 155.5 सेंटीमीटर है, तो सवाल यह है कि x का मान क्या है। आप इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करके डिजिटल सम भी लगा सकते हो और मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर अप्रोक्स में आते हैं। जी, आप यहां एलिगेशन भी लगा सकते हो, डेविएशन भी लगा सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास है। मैं बेस्ट बताता हूं डेविएशन। 108 लोगों का ग्रुप है, इस ग्रुप में मेल भी है फीमेल भी है। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है 5:4। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। यहां पे जो मेल पुरुष है, जो मेल हैं, उनकी एवरेज हाइट है 158.7 सेंटीमीटर, महिलाओं की एवरेज हाइट है 1 सेंटीमीटर। जबकि सारे ग्रुप का मतलब हो गया मेल प्लस फीमेल मिलाकर, सभी लोगों की एवरेज हाइट है 155.5 सेंटीमीटर। तो x का मान पूछा है, x यानी कि आपसे पूछा है महिलाओं की एवरेज हाइट क्या है, यही तो आपसे पूछा है। डेविएशन कैसे लगाते समझ लो। अगर सारे ग्रुप की एवरेज हाइट 155.5 सेंटीमीटर है पूरे ग्रुप की, तो मेल की भी 155.5 होनी चाहिए, फीमेल की भी एवरेज हाइट 155.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर मेल की है 158.7, 155.5 से 158.7 कितना ज्यादा है? 3.2 ज्यादा है, यानी कि 5 मेल की एवरेज हाइट 3.2 ज्यादा है। 5 मेल की एवरेज हाइट 3.2 ज्यादा, इसको बैलेंस करने के लिए यहां कम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। कितनी फीमेल पर कितनी फीमेल है? 4 फीमेल है, 4 फीमेल पर बटे 4, 4 से 3.2 कट जाएगा 0.8 बार, 0.8 की 5 में गुणा करेंगे 4, 155.5 में से 4 घटाएंगे तो 151.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि सारी फीमेल की एवरेज हाइट आ गई 151.5 सेंटीमीटर। कुछ गड़बड़ है क्या? 2 और ये 3, 5 गुणा 3.2 बटे 4, 155.5 सेंटीमीटर है, नहीं 151.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। 2 आदमी एक दीवार को 20 और 30 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 150 कम ईंट का उपयोग करते हैं और उसी दीवार को 15 घंटे में बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह सवाल बहुत आसान तो है, लेकिन बच्चों को इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, इसे शुरू कैसे करें हम। मैं मान लेता हूं कि 2 आदमी हैं भाई, ए और बी, नाम देता हूं मैं। ये मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री, इनका काम है दीवार में बनाना। दीवार कैसे बनती? ईंट लगा के। तो पहला आदमी 20 घंटे में दीवार बना सकता है, दूसरा आदमी 30 घंटे में दीवार बना सकता है। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। मैंने मान लिया कि जो उन्हें टोटल काम करना है उसमें 60 यूनिट आपको दीवार बनानी है। तो ए हर घंटे कितना काम करेगा? 3। बी हर घंटे कितना काम करेगा मेरे प्यारे? भी 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मुझे बताइए कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें, ए और बी मिलकर काम करें, तो हर घंटे कितना काम होना चाहिए? ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट, हर घंटे 5 यूनिट काम होगा। अगर ए और बी मिलकर काम करें तो हर घंटे 5 यूनिट काम होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि मिस्त्री लोग जो होते हैं, अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो खूब बतियाते हैं, अपने दुखड़े घर की बातें, तो ये ना स्लो काम करने लगते हैं। यही सवाल का मतलब है, अगर वे एक साथ काम करते हैं तो बतियाने लगते हैं, हर घंटे 150 ईंट कम यूज करते हैं और उसी दीवार को बनाने में 15 घंटे उसी दीवार को 15 घंटे बनाते हैं। अगर हम दोनों के इकट्ठे बिठा देते हैं तो 60 यूनिट दीवार को बनाने में ये 15 घंटे लेते हैं, यानी कि 1 घंटे में कितने यूनिट दीवार बनाते हैं? 4 यूनिट। दोनों को मिलकर एक्चुअल में 1 घंटे में 5 यूनिट काम करना चाहिए, पर साथ में जब बिठा दिया तो बतियाने लगे 1 घंटे में 4 यूनिट दीवार ही बनाते हैं, यानी कि पर घंटे 1 यूनिट दीवार कम बनाते हैं। और सवाल यही कह रहा है कि वो 150 ईंट पर घंटे कम लगा रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में 150 ईंट के बराबर है।
ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा दीवार में ईंटों की संख्या, दीवार में ईंटों की संख्या 60 यूनिट, तो 60 की वैल्यू भी यहां पर 150 गुना है, तो आ जाएगा 9000। 9000 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 14 मैंने रेलवे एनटीपीसी के पेपर का डाला है, करो। सोनम को 15 दिन के लिए, सोनम वॉज गिवन सम मनी टू टेक केयर ऑफ हर ट्रेवल ड्यूरिंग ए 15 डेज सेल्स ड्राइव सी हैड टू अंडरटेक। सोनम को कुछ पैसे दिए गए क्योंकि उसको 15 दिन के लिए कुछ सेल्स ड्राइव करना था। हाउएवर शी हैड टू इंक्रीज हर स्टे बाय अनदर 9 डेज, सेल्स ड्राइव के दौरान। अच्छा, हाउएवर उसको अपना स्टे 9 दिन बढ़ाना पड़ा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एवरेज डेली ट्रेवल अलाउंस 75 रुपए कम हो गया। शुरुआत में व्हाट वाज द अमाउंट दैट वाज सेक्शन टू हर इन द बिगिनिंग, शुरुआत में कितना पैसा उसे अलॉट किया गया था, यह आपसे पूछा है। व्हाट वाज द अमाउंट दैट वाज सेक्शन टू हर इन द बिगिनिंग। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। सोनम को उसकी कंपनी वालों ने कहा कि बेटा ये पैसे लो और जाओ घूमने, जाओ घूमने के लिए। सोनम को घूमने के लिए जाना है 15 दिन के लिए, जगह बढ़िया लगी। अब सोनम को वहां पे अपने रहने का जो है 9 दिन तक बढ़ाना पड़ा, 9 दिन तक स्टे और करेगी। अब पैसे तो उतने ही लिमिटेड, अब पर डे का जो खर्चा है उसे 75 रुपए कम करना पड़ा है ना। डेली जो एक्सपेंडिचर है वो पर डे एवरेज डेली एक्सपेंडिचर 75 रुपए कम हो गया। तो पूछा कितनी राशि उसे अलॉट की गई थी, सैंक्शन की गई थी, आप बताओ। अगर हम बात करें तो सोनम का स्टे रखा गया था 15 दिन का, ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन सोनम 9 दिन ज्यादा रुकी है ना, सोनम को 9 दिन स्टे बढ़ाना पड़ा, सोनम रुकी 24 दिन, यानी कि दिनों की संख्या का रेशियो कितना है, 15 24 का, ये किससे चला जाएगा, 15 24 चला जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 अट्टे 24, दिनों की संख्या का रेशियो 5 8 है। अगर दिनों की संख्या का रेशियो 5 8 है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो सोनम का जो एवरेज डेली एक्सपेंडिचर रहा होगा, सोनम का जो एवरेज डेली एक्सपेंडिचर रहा होगा वो रिवर्स रेशियो में होगा कि नहीं, 8:5। अगर पहले एवरेज डेली एक्सपेंडिचर 8 था तो अब कितना होगा, 5 होगा। देखो टोटल खर्चा कैसे निकालते, टोटल खर्चा बराबर डेली का खर्चा इंटू नंबर ऑफ डेज, टोटल खर्चा बराबर डेली का खर्चा गुणा दिनों की संख्या जितने दिन वो रुक रही है। टोटल खर्चा जो सेम दिया गया है, टोटल अमाउंट सेम दिया गया है, तो अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होंगी। रुकना 15 दिन था, रुकी 24 दिन, दिनों की संख्या का रेशियो 5 8 है, तो डेली एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा एवरेज डेली एक्सपेंडिचर रिवर्स रेशियो में होगा। पहले 8 यूनिट था डेली एक्सपेंडिचर, 5 यूनिट हो गया, कितना 3 यूनिट कम हो गया। सवाल के अनुसार कितना कम हो गया, 75 रुपए, तो 3 की वैल्यू सवाल में 75 रुपए है प्यारे बच्चों, जो कि आपका 25 गुना है, 25 टाइम्स। अगर ये 25 गुना है तो कहीं से भी निकालो, 8 की वैल्यू भी 25 गुना आ जाएगी, 200 रुपए। यानी कि जब सोनम 15 दिन के लिए रुकती है, 15 दिन का प्लान बनाया जाता है, तो उसका डेली एक्सपेंडिचर था 200 रुपए। तो कितनी राशि अलॉट की गई थी, डेली का खर्चा 200 रुपए है, 15 दिन के अगर रुकेगी तो 3000 रुपए उसको अलॉट किए गए थे। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है और उससे भी बेहतरीन तरीका रेशियो मेथड वाला। सवाल नंबर 15 आज की क्लास का आखिरी सवाल इस मॉक टेस्ट का। ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, ए बी के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यह हुआ ए बी के अनुक्रमानुपाती है, जिस रेशियो में ए बदलेगा बी भी उसी रेशियो में बदलेगा। बस बी 51 है, ए 210 है, बी 136 है, तो ए का मान क्या होगा भाई। पहले ए का मान कितना था, 210, अब ए का मान क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। ए बी के, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। पहले बी का मान कितना था, 51, अब बी का मान कितना हो गया, 136। पहले बी का मान 51 था, अब 136 हो गया, तो मैंने रेशियो को इक्वल कर दिया यहां से, सिंपल सी बात है, 17 × 51, 17 8 136, 3 से आपका 210 70 बार चला जाएगा, 7 8 56, तो ए की वैल्यू है अब 560, 560, बात खत्म। ऑप्शन नंबर यहां से सेकंड वाला ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये मॉक टेस्ट और इसके बेहतरीन 15 सवाल दी एंड होते हैं। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैं आपको खूब सारे सवाल करवाऊंगा
एग्जाम तक करवाता रहूंगा। बस आपको इस चैनल से जुड़ा रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। आपने इस प्रैक्टिस सेट में 15 में से कितने सवाल सही कर लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।